हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। क्लास 9 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की है। क्लास 6, 7 एंड 8 एनसीईआरटी वी हैव कंप्लीटेड। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लोग किस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अभी तक हमने जाना जो चैप्टर नंबर 1 था दैट इज डेमोक्रेसी, कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं, या तो डायरेक्टली रूल करते हैं, बट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत वाइड है, डाइवर्स है और किसी भी फैसले को लेना मुश्किल हो जाता है तो वो रूल करते हैं वाया देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो किस तरह से इन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ये हम जानेंगे। सो पहले हाउ द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा हम ये जानेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में क्यों जरूरी है कि इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हाउ द इलेक्टोरल कंपटीशन की जो डिफरेंट पार्टीज हैं, जैसे अभी 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, आपने देखा है बहुत सी नेशनल पार्टीज थी जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। तो ये जो कंपटीशन है पार्टीज का, ये किस तरह से लोगों को हेल्प करता है सही सरकार चुनने में, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, इलेक्शन की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, और ये भी जानेंगे कि ये जो कंपटीशन है डिफरेंट पार्टीज के बीच में, ये किस तरह से एक वोटर को हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है हरियाणा की असेंबली का, हरियाणा असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उसका। ठीक है, अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं, पार्लियामेंट और असेंबली क्या होती है। ठीक है, वो हम प्रीवियस जो चैप्टर्स पढ़े हैं प्रीवियस एनसीईआरटीज में कि पार्लियामेंट दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दैट इज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वहां बैठ के कानून बनाती है। तो यहां एग्जांपल दी गई है हरियाणा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की। ठीक है, तो यहां बताया गया है कि काफी समय तक हरियाणा में, इट इज द टाइम ऑफ अबाउट 1987 की बात की गई है, 1987 की, द टाइम पीरियड इज ऑफ 1987, जब जो हरियाणा था वहां पर कांग्रेस पार्टी का रूल था। ठीक है, और काफी देर से कांग्रेस पार्टी वहां रूल कर रही थी। उस टाइम पे एक नया नेता, एक लीडर आप कह सकते हैं, अराइज होता है, दैट इज चौधरी देवीलाल सिंह। चौधरी देवीलाल, ठीक है, ये एक नई मूवमेंट, ये एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको नाम देते हैं न्याय युद्ध, जस्टिस का युद्ध। ठीक है, सो इट इज अ टाइम ऑफ 1987, हरियाणा जब कांग्रेस वहां पे रूल करती थी, तो एक न्यू लीडर, एक न्यू इंडिपेंडेंट लीडर अराइज होते हैं जिनका नाम है चौधरी देवीलाल सिंह, जो एक नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं न्याय युद्ध। न्याय युद्ध मतलब जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट। वो कहते हैं कि अगर आप हमें लार्ज स्केल पे वो मूवमेंट चला रहे होते हैं, लार्ज स्केल पे रैलियां कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को बार बार ये कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं आपको वोट लेने के बाद जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो जो सबसे पहला काम मैं वो करूंगा दैट विल बी कि मैं जो भी फार्मर्स के लोन्स है, फार्मर्स पे जो कर्ज है उसे मैं माफ कर दूंगा। तो ये बात, इस बात की अश्योरेंस जो है वो लार्ज स्केल पे दे रहे थे और बड़े लार्ज स्केल पे वो वहां पर आप एक तरह से कहें रैलियां निकाल रहे थे। तो जो जनरली इलेक्शंस के टाइम पे होता है, पार्टीज आती हैं, रैलियां निकालती हैं, जो वादे वो करती हैं कि वो क्या करेंगी अगर वो सरकार में आएंगी, वो किस तरह की आपको फैसिलिटीज देंगी। अक्सर आपने सुना होगा कि कहती हैं पार्टीज फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, है ना, इस तरह के वादे किए जाते हैं ताकि लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट किया जा सके वोट डालने के लिए। तो सिमिलर पॉलिसी यूज की गई बाय देवीलाल सिंह और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने 90 आउट ऑफ 76 सीट्स को वॉन किया। हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स थी 90, उसमें से 76 सीट्स पे जो देवीलाल चौधरी थे उन्होंने, उनके मेंबर्स ने या उनके आप कहें साथियों ने सीट्स को जीता। ठीक है, और सिर्फ 5 सीट्स ही कांग्रेस के हाथ में आई। अब ये जो पूरी एग्जाम्पल है, इससे आप क्या सीख रहे हो या क्या ये चीज क्या शो करती है? इट शोज कि लोग चाहें तो पार्टीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को जब ये लगता है कि पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पर्सन उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, उनके एस्पिरेशन के हिसाब से रूल करेगा, तो वो उसे वोट देते हैं। और जब किसी एक को वोट देने के बाद
वो काम ना करे तो 5 साल बाद वो उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को वोट दे सकते हैं जो उन्हें प्रॉमिस करता है कि ही विल डू द सेम वर्क। और ऐसा नहीं है कि उसे भी वो देते जाएंगे, अगर उसने वर्क किया उनके हिसाब से तो वो उनको कॉन्टिन्यूटी में आगे वर्क देंगे। जैसा इसमें बताया गया कि जैसे ही देवीलाल चौधरी जीतते हैं तो वो जीतने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, शपथ लेने के बाद वो सारा लोन जो है वेवर लोन माफ करवा देते हैं फार्मर्स का। स्टिल जब 5 साल बाद इलेक्शन होती है तो उनको इतने ही वोट्स नहीं मिलते, इतनी ही सीट नहीं जीतते हैं बट कम मार्जिन से। तो आप देखिए लोगों की चॉइसेस बदलती हैं। जैसा रिसेंटली आपने देखा होगा 2014 इलेक्शन में, 2019 इलेक्शन में बीजेपी को जिस हिसाब से आप कहें सक्सेस मिली, उतनी सक्सेस 2024 में नहीं मिली, उतने वोट्स, जबकि उनको ये कंफर्म था या इस तरह से हर जगह पे एक ही बात चल रही थी कि बहुत मेजॉरिटी में बीजेपी जो है गवर्नमेंट जो है वो जीतेगी और मेजॉरिटी में वो गवर्नमेंट बनाएगी। बट फाइनली उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, मिलीजुली सरकार, मेजॉरिटी में वो सीट्स नहीं जीत पाए। सो दैट इज द पावर ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। वो सरकार को घिरा भी सकते हैं, नई सरकार बना भी सकते हैं, और वो सरकार उनके हिसाब से काम ना करे वो दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आप कहें इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन और डेमोक्रेसी इन कंट्रीज। ठीक है, सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इलेक्शन, अब देखिए जैसे अभी हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया, तो हरियाणा के एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि पहले कांग्रेस रूल कर रही थी, अब लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है, जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड्स हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पैसा, वर्क, है ना, इन सब के जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो उसके ऑपोजिट में जो भी लीडर खड़ा होता है, जो उनको विश्वास दिलाता है कि वो उनको ये सब प्रोवाइड करेगा, वो उसे वोट देते हैं। तो ये किस तरह से संभव हो पाता है? इट इज बाय द वे ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन की? एक तो रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं, ठीक है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव जो है चुने जा रहे हैं, साथ ही ये भी डिसाइड हो रहा है कि जो जिन्हें लोग नहीं चाहते, ठीक है, दोज हु आर नॉट लाइक बाय द पब्लिक, दे आर नॉट चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव। जो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ना चुने जाए, ये भी इंश्योर करती है इलेक्शन। ठीक है, तो सही इंसान चुना जाए। इलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है कि सही इंसान चुना जाए, जो उनके हिसाब से काम कर रहा है उसे चुना जाए, और जो काम नहीं कर रहा है उसे हटा दिया जाए, उसे ना चुना जाए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। सो दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, they can choose who will form the government and take major decisions, and they can choose the party whose policies will guide the government in law making। तो वो चूज करेंगे कि कौन सा लीडर उनके लिए काम करे, उनके लिए डिसीजन ले। ये चूज करेंगे कि कौन सी पार्टी उनको नेतृत्व करे, उनको रूल करे, और यही चूज करेंगे कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, सो इलेक्शंस का इंपॉर्टेंस ये है कि सही रिप्रेजेंटेटिव चूज हो, सही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो, और जिसे वो पसंद नहीं करते, जिसे पब्लिक पसंद नहीं करती, ही इज नॉट गेट इलेक्टेड। ठीक है, सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सो ऐसी क्या चीज है जो ये इंश्योर करती है कि जो भी इलेक्शन हो रही है वो डेमोक्रेटिक है, वो सही मायनों पे हो रही है, सही पर्सन को चूज करने के लिए हो रही है। सो व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो तो हमने जैसे डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, है ना। सो जस्ट अ सेक, सो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है,
तो सबसे पहला, एवरीबडी हैज राइट टू चूज, और ये किस तरह से होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी सरकार के दौरान सबको हक नहीं था चुनने का, सिर्फ वो लोग चुन सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टीज होती थी, विमेंस के पास भी राइट नहीं था। तो इलेक्शन सही मायनों में डेमोक्रेटिक तब होगी जब सबके पास हक होगा। डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, मैक्सिको में भी इलेक्शंस हुए, लेकिन सबके पास हक नहीं था, सबके पास राइट्स नहीं थे। फिजी में हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो राइट है इंडिजिनियस पीपल्स को, जो वहां के लोगों को, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू माइग्रेटेड। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो, उसके लिए सबके पास वोट करने का हक होगा, जिसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारे देश में है। दूसरा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक के वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसा फिजी का ही एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है और माइग्रेटेड लोगों की कम है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर एक के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। हर पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रेस, सबके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, देयर शुड बी चॉइस। जैसे चाइना के केस में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ऑलवेज देयर इज अ सिंगल पार्टी, उस पार्टी का अप्रूवल जरूरी होता था कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो किसको वोट देंगे? उनके पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनको मजबूरी में उसी को वोट देना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल, तभी तो ट्रू मायने में कंपटीशन होगा और लोगों के पास चॉइस होगी। और अगर एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव उनकी नीड्स को, उनके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो दूसरी पार्टी को, दूसरे पर्सन को चुन पाएंगे। सो टू बी इलेक्शन टू बी अ डेमोक्रेटिक इन अ रियल सेंस, देयर शुड बी अ चॉइस। मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए जो कंटेस्ट करे इलेक्शंस को। ठीक है। और फोर्थ है कि ओनली द राइट कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट प्रेफर्ड है वही चुना जाए। है ना, जिसको मेजॉरिटी वोट मिल रहे हैं वही चुना जाए। किसी भी तरह का अनफेयर मींस यूज करके लोगों को कंपेल ना किया जाए किसी और को चुनने के लिए। ठीक है, जैसा हमने एग्जांपल्स में मल्टीपल कंट्रीज के एग्जांपल जो चैप्टर 1 में हमने देखे थे, जहां पे फोर्स क्या, जिसमें जिम्बाब्वे में भी हमने देखा कि एक बार जो पार्टी आ गई वो अपोजिशन पार्टी को ट्रू सेंस में अपना रैलीज निकालने नहीं देती थी। हमेशा हर मीडिया या कोई भी आप प्रोपेगेंडा हो, वो उनके अगेंस्ट चलाया जाता था। हर जगह रूलिंग पार्टी को आप कहे उनकी तारीफ की जाती थी और अपोजिशन पार्टी को डिग्रेड किया जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो सही कैंडिडेट है, जो लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है, वही चुना जाना चाहिए। दैट इज द ट्रू सेंस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किसी भी तरह से मनी, पावर का यूज करके इलेक्शंस को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे बूथ कैप्चर के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि बूथ कैप्चर हो रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी का यूज किया जा रहा है जस्ट एक पॉजिटिव पिक्चर बनाने के लिए एक पार्टी की और दूसरी पार्टी को डिग्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा रिसेंटली भी आप देखेंगे बहुत से वर्ल्ड में जब इलेक्शंस होती है तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, सो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। सो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक आप कैसे कह सकते हैं? जब सबके पास हक हो वोट करने का, जब सबके वोट की इक्वल वैल्यू हो, लोगों के पास चॉइस हो, लोगों द्वारा पसंद किए जा रहा कैंडिडेट ही चुना जाए, और जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर हो। दैट इज, इन दैट वे द इलेक्शन इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। ठीक है, ओके। नाउ, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना, जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कहा था, हम पहले देखेंगे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों जरूरी है, और दूसरा हम जानेंगे कि क्या कंपटीशन होने से कोई फायदा है। मल्टीपल पार्टीज होती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इससे क्या फायदा है? देखिए, ऑल्दो जब बहुत सी पार्टीज हों आपस में, जब वो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस, तो टाइम एंड मनी वेस्ट होता है। क्योंकि आप देखें वो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को नीचे लाने के लिए बहुत सा पैसा यूज करते हैं। ठीक है, और
सोसाइटी में कहीं ना कहीं फैक्शनलिज्म भी होता है, टूटती भी है, डिसइंटीग्रेट भी होती है सोसाइटी, क्योंकि अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी को नीचे करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स को यूज किया जाता है ना, डर्टी ट्रिक्स यूज किए जाते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए। हमेशा पार्टीज जो होती है ऑपोजिशन पार्टी को नीचे गिराने के लिए उनके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चलाती हैं, कभी कभी गलत बातें भी बोलती हैं, और इससे क्या होता है कि जो सही मायने में इलेक्शन करना चाहता है, जो ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट लीडर है, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, वो भी अवॉइड करता है इलेक्शन जीतने में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई गलत चीज़ों का, पावर का इस्तेमाल करके, मनी का इस्तेमाल करके उसके अगेंस्ट झूठे केसेस बनाए जाएंगे, उसको आप एक तरह से कहे हेट स्पीच उसके अगेंस्ट की जाएगी, उसको डिग्रेड किया जाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो भी इलेक्शन से दूर रहता है। तो इसका नुकसान तो है जब आपकी इलेक्शन कॉम्पिटिशन्स होते हैं पार्टीज के, बट एक बेनिफिट भी है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स है, जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जब कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन में, तो वोटर्स को मिलती है चॉइस। ठीक है, वोटर्स को चॉइस मिलती है मल्टीपल पार्टीज से चूज करने की, और वो जो पार्टीज होती हैं उन्हें भी ये पता होता है कि जब वो लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो वो हर कोशिश करते हैं कि इस तरह से काम करें कि लोग उनके हक में रहे और उनको ही वोट डालें। सो देयर इज अ बेनिफिट, देयर इज अ प्रो एंड कॉन्स बोथ ऑफ अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो पॉलिटिकल कंपटीशन वहां पे जरूरी नहीं होता जहां पे जो लीडर्स हैं ना वो आइडल हैं, जहां पे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको देश की सेवा करनी है, लोगों का भला करना है। वहां कंपटीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे उनका मकसद ही वही है। बट आज की सोसाइटी में, आज की सोसाइटी आइडल नहीं है। यहाँ पे कोई भी लीडर देश की भलाई के लिए या फिर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहता, उनके पर्सनल मोटिव्स भी इंक्लूडेड हैं, पर्सनल इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो वहां पे कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक लीडर के पर्सनल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को सुपर पास कर जाए, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट उसके जो देश के लिए जो काम करना है उसके ऊपर वो अपने इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देने लगे, तो दैट इज द टाइम व्हेन इट इज यू कैन से रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कैंडिडेट, है ना, उसे बदल दिया जाए नए कैंडिडेट से। तो वो तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ कंपटीशन, व्हेन देयर इज अ चॉइस। ठीक है, सो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हमारे देश में किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट की जाती है? सो हमारे देश में दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, दो तो नहीं, 3 लेवल पे, 3 टायर गवर्नमेंट है। एक हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा हो गया हमारा म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ये हम प्रीवियस एनसीईआरटीज में देख चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है पार्लियामेंट की इलेक्शन, लोकसभा की इलेक्शन, जो रिसेंटली अभी हुई है। ठीक है, लोकसभा की इलेक्शंस में क्या होता है, पूरा जो कंट्री है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, कंट्री को डिवाइड किया गया है कंप्लीट स्टेट्स में और यूटीज में, और फिर फर्दर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जस्ट ऐसा इसे समझते हैं। ओके, सो हियर इज अ कंट्री, कंट्री के लेवल पे क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंट्री में होती है बहुत सी स्टेट्स एंड यूटी, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, इस तरह से कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉपुलेशन हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, हर एक के वोट की इक्वल वैल्यू हो, इसलिए ये कोशिश की जाती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ये हो गई किसकी, पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात। ठीक है, स्टेट है, स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा है। जैसे अभी हमने हरियाणा का एग्जांपल देखा है ना, टोटल उसमें 90 सीट्स हैं। तो 90 सीट्स का क्या मतलब हुआ कि हरियाणा, पूरी हरियाणा की स्टेट को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। सिमिलरली जब स्टेट की इलेक्शन होती है तो फर्दर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएंगी दैट विल बी ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये अलग होंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो 90 सीट्स थी ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की थी, जो हरियाणा की थी।
अब आप देखो, हर एक स्टेट से कुछ मेंबर चुने जाते हैं जो लोकसभा में जाते हैं, है ना। किसी स्टेट से 4 चुने जा रहे हैं, किसी स्टेट से 5 चुने जा रहे हैं, किसी से 10, किसी से 12। तो वो हो गई, किसी स्टेट में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 होंगी जहां से 4 मेंबर चुने जा रहे हैं, जहां से 5 चुने जाने हैं उस स्टेट को 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जब उस पर्टिकुलर स्टेट की खुद की विधानसभा की इलेक्शन होगी, खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होगी, तो उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। वो किस बेस पे होंगी कि असेंबली में कितनी सीट्स हैं। जैसे हरियाणा में 90 सीट्स हैं, तो पूरी हरियाणा को 90 असेंबली सीट्स में डिवाइड किया गया, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम, कंसेप्ट सेम रहेगा कि हर एक में पॉपुलेशन सेम हो। ठीक है, सिमिलरली जब पंचायत की इलेक्शंस होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की इलेक्शंस होती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस होती हैं, तो उनको डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में। कंसेप्ट वही है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम चेंज है, वार्ड्स। हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। क्लियर है? तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब इलेक्शंस होगी तो वार्ड्स, वार्ड से वार्ड के मेंबर्स। सो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुने जाते हैं, और यह इंश्योर किया जाता है कि हर एक पर्सन के वोट को इक्वल वेटेज मिले। ठीक है, जैसे यहां एग्जांपल दिया गया है कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज गुलबर्गा। मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिर्फ इलेक्शन मोटिव से बनाया जाता है। ठीक है, और वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल हो। अब ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, उसमें आप देखिए कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। ठीक है, ये पूरी इसमें ये दिस इज, ठीक है, गुलबर्गा दक्षिण, अफजालपुर, चित्तापुर, गुरमितका, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं। सो दिस इज ऑल द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, इन द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, साथ ही कुछ रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इस चीज का ध्यान रखा गया था कि हमारे देश में मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इस चीज को सबने एक्सपीरियंस किया था कि मोस्टली जो भी मेजॉरिटी में आते हैं वो माइनॉरिटीज के साथ किसी ना किसी का अत्याचार जरूर करते हैं, एट्रॉसिटीज जरूर होती है। तो इन फ्यूचर ऐसा ना हो माइनॉरिटीज के साथ, तो इस चीज का ध्यान रखा गया और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व रखा गया। अब राइट्स तो उनके प्रोटेक्ट किए गए, लेकिन इन फ्यूचर उनके साथ किसी तरह का अत्याचार ना हो, इसके लिए उनका रूल में होना, उनका गवर्नमेंट में होना जरूरी है। अब जीतेगा तो वो जो मेजॉरिटी में होगा, और मेजॉरिटी में तो अलग लोग होंगे, माइनॉरिटी वाले तो कभी नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन ही कम है। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि वो भी गवर्नमेंट में आए? इसके लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई। ठीक है, रिजर्वेशन, जैसे आप जॉब्स में देखते हैं, जैसे आप एजुकेशन में देखते हैं, उसी तरह से इसमें पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशंस रखी गई हैं माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे 1/3 ऑफ टोटल सीट्स ऑफ पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर रिजर्व फॉर विमेन्स। औरतों के लिए 1/3 जो टोटल सीट्स हैं पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, उसकी 1/3 सीट्स जो है विमेन्स के लिए रिजर्व की जाती है ताकि उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। उसी तरह से एससी और एसटीज के लिए भी रिजर्व की गई हैं। जैसे 84 सीट्स लोकसभा में रिजर्व की गई हैं एससी के लिए, और 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं एसटी के लिए। एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी इज शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में? टोटल सीट इज 543। तो 543 में से 84 सीट्स जो हैं वो एससी की हैं और 47 जो है एसटी की हैं। तो इस तरह से इंश्योर किया जाता है कि माइनॉरिटीज भी गवर्नमेंट में आए, ताकि कोई भी रूल उनके हित में बनाना हो तो बनाया जा सके, और कोई ऐसा कानून हो जो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करता हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, सो दिस इज द वे देयर इज रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटीज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट है जहां पे एक पर्टिकुलर रीजन के जितने भी लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, दैट आर देयर नेम आर रिटन डाउन। ये एक लिस्ट होती है, हर एक स्टेट की लिस्ट होती है जहां पे उसको
हर बार चेक किया जाता है, उसको टैली किया जाता है, और जो नए वोटर्स 18 साल को क्रॉस कर रहे होते हैं, जो भी नए सिटीजन्स, उनका नाम वोटर लिस्ट में एंटर किया जाता है, और जो लोग डेथ की वजह से या माइग्रेशन की वजह से जा रहे होते हैं उनका नाम डिलीट किया जाता है। तो हर बार जो है, हर 5 साल के बाद, क्योंकि इलेक्शन जो है असेंबली की इलेक्शन हो या पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, हर 5 साल बाद होती हैं, पंचायत की इलेक्शन भी 5 साल बाद होती है, तो हर 5 साल के बाद इस वोटर लिस्ट को रीचेक किया जाता है। इसको दोबारा से आप एक तरह से कहें चेक करके जो भी डिलीशंस और एंटर करना हो वो किया जाता है। न्यू नेम्स एंटर किए जाते हैं, और जो लोग डेथ की वजह से या माइग्रेशन की वजह से चले जाते हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ अब एपिक दैट इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब से जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाते हैं ताकि कोई भी किसी की जगह पे वोट ना डाले। ऐसा भी देखा गया था कि अक्सर होता था कि वोटर कार्ड किसी का है और वोट डालने कोई गया, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दिया था इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इशू किया जाता है। ठीक है, साथ ही देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सो व्हाट इज द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स? इट इज कि जो हमारे देश में हर एक पर्सन को राइट है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जैसे वोट डालने का हक सबको है 18 साल के ऊपर, लेकिन अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए यू नीड टू बी अबव द 25 ईयर्स, और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए यू नीड टू बी अबव 30 ईयर्स, तब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरना होता है, वो आपको जो इलेक्शन कमीशन है उसे देना होता है, अपनी पूरी डिटेल उनको बतानी पड़ती है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आय है आपके पास, कितनी संपत्ति है, ये सब जो क्लैरिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपको अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे फिल करके देना होता है इलेक्शन कमीशन को। और इस वे से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, और इस वे से हमारे देश में यह इंश्योर किया गया है कि कोई भी पर्सन, एक तो वोट करने का सबको अधिकार है, साथ ही इलेक्शन में खड़े होने का भी सबको अधिकार है। एवरीबडी हैज राइट टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इलेक्शन कैंपेन, जो रिसेंटली आपने देखे होंगे ऑन अ लार्ज स्केल। जब भी इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, हर पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन चलाती है, रैलियां चलाती है, मीटिंग्स करती है, पब्लिक मीटिंग्स, भाषण देती है, अपने मैनिफेस्टोज लाती है। मैनिफेस्टोज क्या होते हैं? जिसमें वो बताते हैं कि अगर वो रूल में आएंगे तो वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या एम्स हैं उनके, क्या क्या वादे हैं उनके। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन जनरली स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से जब अनाउंस्ड होती हैं इलेक्शन, और जब तक इलेक्शंस कंडक्ट होना स्टार्ट नहीं होती तब तक ये इलेक्शन कैंपेन चलता है। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में ये भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसका मिसयूज ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि रूलिंग गवर्नमेंट को किसी भी तरह से बेनिफिट ना मिले कि वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ कर रही है। ठीक है, इस चीज़ पे रोक है, लेकिन स्टिल यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे लार्ज स्केल पे न्यूज़ हो, चैनल्स हो, हर जगह आप एक तरह से कहीं प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग द इलेक्शंस, और बड़े बड़े आप कहें ना स्लोगन्स भी लगाए जाते हैं। जैसे कांग्रेस ने एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गरीबी हटाओ, उनका जो मेन स्लोगन था दैट वाज गरीबी हटाओ। उसी तरह से लैंड टू द टिलर, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का जो स्लोगन था। तो इस तरह से जो बड़े बड़े स्लोगन्स हैं ना वो बनाए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। ठीक है, देन कम्स द पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ द वोट। अब वोटर लिस्ट बन गई जिन्होंने वोट डालना है, नॉमिनेशन होगी कैंडिडेट्स की, इलेक्शन कैंपेन भी हो गए, फाइनली आता है वोट डालने का दिन। पहले वोटिंग होती थी बैलेट पेपर के थ्रू, एक पर्ची होती थी, उस पर आप नाम लिखते थे पार्टीज का जिसको भी आपको वोट देना, और वो आप बैलेट पेपर पे डालते थे। बट फिर बहुत से इंस्टांसेस हुए जिसमें बैलेट पेपर को चोरी कर लिया गया, तो जिससे इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो फिर इंट्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि पहली बार ईवीएम हमारी कौन सी इलेक्शन में यूज की गई थी। ठीक है, सो ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी भी जो भी इलेक्शंस हुए हैं दैट इज द वाया द वे ऑफ ईवीएम। ये थोड़ा आप कहें एक तरह से टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्शंस को कंडक्ट कराना हुआ, जिससे ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर किया जा सकता है। लास्ट में होती है काउंटिंग ऑफ वोटिंग्स एंड द रिजल्ट इज अनाउंस्ड। ठीक है, नाउ कमिंग की व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है, ये किस तरह से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि
हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए हमारे पास 5 चीजें होना जरूरी हैं। व्हाट इज दैट? कि सबके पास राइट है। तो हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो आवर इलेक्शंस इज डेमोक्रेटिक। दूसरा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है इस तरह से कि सब में इक्वल पॉपुलेशन हो, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल कि हमारी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। फिर आता है चॉइस। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, मल्टीपल नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, चॉइस इज देयर। राइट कैंडिडेट इज इलेक्टेड, ये भी है। हर बार देखेंगे आप, हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूटी में सरकार चले, अगर जीतेगी भी तो उतने वोट्स नहीं मिलते, तो इट शोज कि चेंजेस आते हैं। एंड लास्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे देश में बनाई गई है एक कमीशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये इंडिपेंडेंट है। एक बार जब इसे बना दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। एक बार जब ये अपॉइंट हो जाते हैं तो इनको निकाला नहीं जा सकता बाय एनी गवर्नमेंट का इनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इलेक्शन कैसे कंडक्ट करानी है, कैसे होगी, ये सब इनका डिसीजन होता है और गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो देयर डिसीजंस। इलेक्शन जब जितने टाइम तक इलेक्शन कंटिन्यू रहती है, सिर्फ रूल रहता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है वो भी इंश्योर करना कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो, सारी पार्टीज उसे फॉलो करें, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं जिन पे कि जब इलेक्शन स्टार्ट होंगी तब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। हम किसी भी मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि एक लेवल से ज़्यादा कोई भी आप कहें ना, एक लिमिट बनाई होती है कि इतने पैसों से ज़्यादा कोई कैंपेन में खर्चा नहीं करेगा, गवर्नमेंट मशीनरी का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होती है वहां से लेकर कब तक इलेक्शन कैंपेन किया जा सकता है। तो दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स जिन्हें बनाया जाता है, जिन्हें सब पॉलिटिकल पार्टीज विलिंगली एग्री करती हैं और ये इंश्योर करना कि सब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। सो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किस कंटेक्स्ट में? प्रेसिडेंट चुन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट उसे हटा नहीं सकती, गवर्नमेंट उसको डिसमिस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सैलरीज पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द वे जहां से फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो इलेक्शन होती है दैट इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट आता है द पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ठीक है। दिस इज कि फाइनल जब वोटिंग हो जाती है तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में बताते हैं कि इतने प्रतिशत वोट डले, तो वहां पे बताते हैं कि कितने लोग वोट डालने आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया। अगर कहीं 100 लोग हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो वहां से सिर्फ 40 लोग वोट देने जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि लोग चाहते ही नहीं गवर्नमेंट चुनना, या तो वो सोच रहे हैं कि उनकी चुनी हुई गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं आएगी, या फिर उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो उस सेंस में भी आप इलेक्शन को ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। अगर आप यूएस की या वेस्टर्न कंट्रीज की इलेक्शंस देखेंगे तो लोगों की पार्टिसिपेशन इन ईयर्स डिक्रीज हुई है, बट हमारे देश में पार्टिसिपेशन या तो सेम रही है या तो बढ़ी है। अक्सर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, अगर वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालेंगे तो जिसे वो गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं वही आएगा, ठीक है। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड अवर कंट्री इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है दैट इज इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर राइवल्स। दिस may not be true for every constituencies. A few candidate may win purely on the basis of money, power and unfair means. जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोग, बहुत से पॉलिटिशियंस, मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, जिनके पास मनी होती है, उनके पास एक एज होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या तो जिनकी पार्टीज नहीं है या जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अपना जो भी स्ट्रांग पार्टीज हैं वो मनी और पावर का यूज करके इलेक्शन को जीतने का कोशिश करती हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो पाती।
ठीक है, बट दैट विन इज ओनली फॉर अ टाइम पीरियड, क्योंकि नेक्स्ट जब इलेक्शंस होंगी तो उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता है, बिकॉज द रियल स्ट्रेंथ इज विद द पब्लिक। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जनरली जब इलेक्शंस होती हैं हमारे देश के, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टेट्स बहुत हैं, यूटीज़ बहुत हैं, तो कहीं कुछ गिने चुने एरियाज़ में ऐसा होता है कि लोग पैसा और पावर को चूज करके, पैसा और पावर का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाते हैं। बट दैट इज़ द सिनेरियो ऑफ वन सिंगल एरिया, वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आप लार्ज स्केल की बात करेंगे ना, ओवरऑल जनरल इलेक्शंस की, तो पब्लिक का प्रेफरेंस ही देखने को मिलता है, पब्लिक की चॉइस ही देखने को मिलती है। एक दो जगह को छोड़ के बाकी जगह आपको पब्लिक प्रेफरेंस ही देखने को मिलेगी। तो दैट इन दैट सेंस यू कैन से कि इंडियन इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द इलेक्शन सिस्टम। हमने आज के इस पूरे चैप्टर में, दैट इज इट, इसके आगे यस देयर इज नथिंग। तो हमने आज के पूरे चैप्टर में ये अंडरस्टैंड किया कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं, किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट की जाती है, कौन सी कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, इलेक्शन ज़रूरी क्यों हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th NCERT खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।